नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में। स्त्री प्रजनन तंत्र में हम कौन कौन से अंगों को शामिल करते हैं और उन अंगों का प्रजनन में क्या रोल होता है और वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने प्रजनन के बारे में समझा था कि आखिर प्रजनन जो होता है वो होता क्या है, और वहाँ पर हमने प्रजनन के प्रकारों के बारे में देखा था। वहाँ पर हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से कार्य करता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने वहाँ पर चर्चा की थी पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं स्त्री प्रजनन तंत्र पर। देखिए, स्त्री प्रजनन तंत्र की अगर बात करें तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए स्त्री प्रजनन तंत्र का अगर बात करें कि इसका मेन काम क्या होता है, तो मेन काम इसका ये होता है कि जो भी यहाँ पर एग होता है और जो स्पर्म होता है उसके बीच में फर्टिलाइजेशन कराना, और उसके बाद जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भ्रूण बन रहा है, उस भ्रूण का पूरा डेवलपमेंट करना, ये सारी प्रोसेस जो होती है ये स्त्री के ही शरीर में होती है। तो उसी के हिसाब से स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो पेल्विक रीजन में जो स्त्रियों का जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है उसमें कई सारे अंग हमें देखने को मिलते हैं, जो सारे के सारे अंग क्या करते हैं, प्रजनन में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, और इन्हीं सारे अंगों को हम कंबाइन रूप से स्त्री प्रजनन तंत्र में शामिल करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन से मुख्य भाग हम स्त्री प्रजनन तंत्र में शामिल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर अंडाशय का। उसके बाद आती है अंडवाहिनी, या फिर जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर फैलोपियन ट्यूब भी जिसको कहा जाता है। तीसरा भाग यहाँ पर देखने को मिलता है गर्भाशय या यूट्रस, और चौथा देखने को मिलता है योनि या विजाइना का। ये चार यहाँ पर मेनली हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन चारों भागों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला भाग है अंडाशय या ओवरी। देखिए, अंडाशय या ओवरी जो होते हैं ये संख्या में हमें दो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस इमेज में अगर बात करें तो ये वाला जो सफ़ेद स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाले सफ़ेद स्ट्रक्चर कहलाते हैं अंडाशय या ओवरी। संख्या की बात करें तो दो होते हैं, और जोड़ी में अगर पूछा जाए तो एक जोड़ी आपको बताना है। बात करें इसके काम की तो इसका मेन काम होता है जो भी यहाँ पर युग्मक होते हैं, युग्मक यानी गैमेट्स। ठीक है, फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं एग। तो एग जो होता है इसके निर्माण करने का काम होता है अंडाशय या ओवरी का। तो एग का निर्माण कहाँ पर होता है, अंडाशय या ओवरी में। इसके बाद अगर बात करें इसके साइज की तो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी से संरचना होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गोलाकार लगभग संरचना है। अब बात करें इसके अंडाशय से जुड़ने की तो देखिए एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम झिल्ली। ये मीजोवेरियम झिल्ली से गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये है हमारा अंडाशय, और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर गर्भाशय। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं हम मीजोवेरियम झिल्ली। ठीक है, अब हम बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तो देखिए जो अंडाशय होता है उसमें हमें इंटरनल तौर पर वहाँ पर कुछ टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। उन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं स्ट्रोमल। ठीक है, अंडाशय के भीतरी तौर पर जो टिश्यूज मिलते हैं उनको स्ट्रोमल बोलते हैं। और ये जो स्ट्रोमल होता है इसके हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। अब इसमें भी जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, इस पेरिफेरल कॉर्टेक्स में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं ये कई संख्या में वहाँ पर होते हैं, और प्रत्येक ग्राफियन फॉलिकल में हमें एक अंडक कोशिका देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओसाइट। ठीक है, तो अंडाशय का भीतरी भाग है उसमें हमें स्ट्रोमल नाम का एक टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज़। उसमें भी पेरिफेरल कॉर्टेक्स नाम का उसका एक पार्ट होता है जिसमें हमें ग्राफियन फॉलिकल नाम की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। और इन्हीं ग्राफियल फॉलिकल्स में हमें हर ग्राफियल फॉलिकल में एक अंडक कोशिका या ओसाइट देखने को मिलती है। अब ये जो अंडक कोशिका होती है इसका काम होता है अंडाणु का उत्पादन करना। ठीक है, अंडाणु या एग जो होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं उसको उत्पादन करने का काम होता है ओसाइट का, और इसको उत्पादन करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है oogenesis। ठीक है, तो oocyte से oogenesis की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है अंडाशय से एक एग निकलता है। ठीक है, तो अंडाशय ने यहाँ पर एक एग को प्रोड्यूस कर दिया। वैसे तो कई सारे एग यहाँ पर एक के बाद एक प्रोड्यूस होते रहते हैं, पर इन दोनों अंडाशय में से किसी भी एक अंडाशय से यहाँ पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही एग यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर दो हार्मोन्स की तो दो हार्मोन्स हमें स्त्री शरीर में देखने को मिलते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन हमें ओवरी से ही निकलते हुए देखने को मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। तो दूसरा भाग है हमारा अंडवाहिनी, या फिर जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। तो अंडवाहिनी या ओविडक्ट जो है इसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं।
इसको हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं। डिंब वाहिनी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अंडा होता है या अंड होता है उसको हिंदी में हम डिंब के नाम से बुलाते हैं, इसलिए इसको डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। बात करें इसकी स्थिति की तो ये अंडाशय और गर्भाशय के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ये है हमारा अंडाशय और ये है गर्भाशय, इन दोनों के बीच में ये हाथ जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इसके हमें मेनली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए अंडाशय की तरफ का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी उंगली जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही होगी। इन उंगली जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं फिमरी। ठीक है, अब ये जो फिमरी होती है ये अंडाशय की तरफ एक कीप के आकार की संरचना बना रही है। ठीक है, एक कीप या कप जैसी एक संरचना बना रही है। ये संरचना ये इसलिए बना रही है क्योंकि यहाँ से अभी हमने देखा था कि जो अंडाशय होता है उससे एक एग का उत्पादन होता है, एक अंडे का। तो अगर किसी भी अंडाशय से एग का उत्पादन हो रहा है और वो बाहर निकल रहा है तो उसको संग्रहण करने का, उसको स्टोर करने का काम क्या है, वो काम करता है फिमरी। ठीक है, और फिमरी जो है वो फैलोपियन ट्यूब का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर हमें दूसरा भाग देखने को मिलता है मध्य भाग। तो जो बीच का भाग होता है वो बाकी की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा होता है और उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा बाकी के फैलोपियन ट्यूब की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। अब बात करें तीसरे भाग की तो तीसरा भाग जो कि गर्भाशय की तरफ स्थित होता है, ये वाला पार्ट हम अगर इसको बोले तो इसको हम बोलते हैं स्तमद। ठीक है, ये हमारा जो बीच वाला भाग है उसकी तुलना में थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका मेन काम क्या होता है। देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि अंडाशय ने क्या किया, यहाँ से एक अंडे का उत्पादन कर दिया, अंडाशय ने एक अंडे का उत्पादन कर दिया, उसके बाद वो निकल कर कहाँ चला गया, फिमरी ने उसको यहाँ पर संग्रहित कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, उसके बाद वो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा एम्प्यूला वो यहीं पर स्थित रहता है और वो इंतजार करता है कि यहाँ पर कोई स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज कर दे। तो यहाँ से जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, तो अगर यहाँ पर स्पर्म अगर इंटर करता है तो वो जाकर क्या कहाँ पे मिलेगा, वो यहीं पे जो एम्प्यूला वाला पार्ट है ना, यहीं पर क्या होता है वो स्पर्म जाकर इसको फर्टिलाइज कर देता है एग को। तो जब तक कि उसको यहाँ पर जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज ना कर दें तब तक उसका पालन पोषण करना, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करना, ये काम क्या कौन करता है, ये काम करती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो जो एग है उसको न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, वो करती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और जब ये शुक्राणु होता है, यहाँ से अगर शुक्राणु या स्पर्म ने एंटर किया तो वो अंडाणु का जो निषेचन करेगा वो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसी में करता है। और फैलोपियन ट्यूब में भी अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर होता है, तो जो बीच वाला एम्प्यूला वाला हिस्सा होता है उसी में स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय या यूट्रस। देखिए गर्भाशय या यूट्रस जो होता है इसका अगर काम की बात करें कि इसका रोल क्या होता है, तो देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि ये वाला जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग और स्पर्म यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है एग का तो वो एग यहाँ से आगे बढ़कर ये गर्भाशय की जो दीवार होती है ना इसमें आकर चिपक जाता है। अब गर्भाशय की दीवार में आकर चिपक जाता है क्योंकि फर्टिलाइज एग जो है वो फिर आगे भ्रूण बनेगा और उसी से ही बच्चे का विकास होगा। तो बच्चा जब तक बनता है उसकी सारी प्रोसेस कहाँ पर पूरी होती है, वो यहीं पे गर्भाशय में ही पूरी होती है। ठीक है, तो गर्भाशय में कुछ स्थान होना चाहिए, इसीलिए गर्भाशय जो होता है ये खोखली संरचना होती है और ये पेशियों से बना हुआ एक जननांग है। पेशियों से बना हुआ जननांग इसलिए है क्योंकि अगर बच्चा बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको और स्थान की अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये वहाँ पर एडजस्ट करने में सक्षम होता है, इसलिए एक खोखला और पेशी जननांग है। ठीक है, अब जब गर्भावस्था होती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तब यहाँ पर जो गर्भाशय में जो ग्रंथियाँ होती है और जो भी यहाँ पर रक्त वाहिकाएँ होती है वो अपने आकार और संख्या में वृद्धि कर लेती है, क्योंकि जहाँ पर जो बच्चे का विकास हो रहा है उसके पोषण के लिए उसको सारी चीज़ें मिल सके, इसलिए ये अपनी ग्रंथियों में, अपने आकार में और अपनी संख्याओं में ये वृद्धि कर लेती है। अब बात करें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जब प्रेगनेंसी होती है तब जो गर्भाशय होता है इसमें जो रिक्त स्थान होते हैं वो आपस में जुड़कर एक गर्भनाल या प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, वही पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो गर्भनाल कहलाता है या प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के जरिए जो प्लेसेंटा उसको हम बोलते हैं, उसी के माध्यम से जो भी भ्रूण होता है या शिशु होता है उसको ऑक्सीजन और जो भी बाकी के पोषक तत्व हैं वो अपनी माता से उसको प्राप्त होते हैं। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है गर्भाशय की ग्रीवा के बारे में। देखिए ये वाला जो पतला पार्ट है ना इसको बोलते हैं ग्रीवा। देखिए ग्रीवा का बेसिक सा मतलब होता है गर्दन। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला हिस्सा जो है ये भी आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिल रहा होगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वेजाइना वाला, ये वाला भी आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिल रहा है, पर बीच वाला जो पार्ट है ना ये आपको बीच में थोड़ा सा पतला देखने को मिल रहा है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं या हिंदी में इसको ग्रीवा बोलते हैं।
अब ये सर्विक्स जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है, अगर इसमें कभी कभी असामान्य वृद्धि हमें देखने को मिलती है, ठीक है, अगर असामान्य वृद्धि वहाँ पर हो रही है तो उस स्थिति को बोलते हैं हम सर्वाइवल कैंसर, ठीक है, क्योंकि इसको हम सर्विक्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होगी तो उसको हम सर्वाइवल कैंसर कहेंगे, ठीक है। इसका कारण हमें देखने को मिलता है, इसका कारण होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। अब हम बात करें प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। देखिए एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता रहा है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करते हैं हम, तो उसमें हमें किस तरीके से पता चलता है कि कोई जो औरत है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो देखिए जब हमने यहाँ पर बात की कि जब बच्चे का विकास होता है या प्रेगनेंसी होती है तब यहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अब ये जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, इसी के साथ साथ ये इस प्लेसेंटा में क्या होता है, एक हार्मोन हमें देखने को मिलता है। एक हार्मोन होता है ह्यूमन क्लोरीआयरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जो होता है ये प्लेसेंटा में उपस्थित होता है और यही हार्मोन जब हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उस यूरिन के साथ भी ये शरीर से बाहर निकलता है। तो यूरिन में हम इस हार्मोन की उपस्थिति का ही पता लगाते हैं कि ये हार्मोन अगर उस यूरिन में उपस्थित है, इसका मतलब है कि वो महिला प्रेग्नेंट है, और अगर ये यूरिन में ये हार्मोन वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। तो चौथा पार्ट है हमारा योनि या विजाइना। विजाइना जो होता है ये स्त्रियों का शरीर का एक प्रमुख जननांग है, ठीक है। यहीं से ही स्पर्म जो होता है वो हमारी महिला के शरीर में एंटर करता है। इसके अगर विस्तार की बात करें तो ये गर्भाशय का जो सर्विक्स होता है, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, गर्भाशय का सर्विक्स जो है ग्रीवा वाला भाग है, इससे लेकर वल्वा या भग जिसको बोलते हैं, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है जो शरीर के बाहर हमें देखने को मिलती है, वहाँ तक ये सारे के सारा जो विस्तृत होता है, जो नलिका जैसी संरचना होती है, ये सारी संरचना कहलाती है वेजाइना, ठीक है। बात करें इसके मुख्य भागों की तो इसमें हमें मेनली 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है भगनासा या क्लाइटोरिस। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है जिसको हम भग बोलते हैं या वल्वा बोलते हैं, उस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ही हमें एक उभरी हुई संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी तुलना जो पुरुषों में पेनिस पाया जाता है उससे की जाती है, पर ये आकार में काफ़ी छोटा सा हमें देखने को मिलता है। अब बात करें दूसरे पार्ट की तो दूसरा पार्ट होता है भगोष्ठ या फिर इसको बोलते हैं लेविया। ये होता है सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है। इसका काम होता है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसको ये कवर करके रखे और उसको एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखने को मिलता है योनिच्छद या इसको बोलते हैं हाइमन। योनिच्छद जो होता है ये एक झिल्ली से बनी हुई एक संरचना होती है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, योनि द्वार जो होता है उसको ढककर रखती है ये, ठीक है। चौथा पार्ट हमें देखने को मिलता है बर्थोनिल ग्रंथियाँ। बर्थोनिल ग्रंथियाँ जो होती है ये जो पुरुषों में हमें बल्बोरेथ्रल ग्रंथि देखने को मिलती है, जो कि मटर के दाने के समान 2 ग्रंथियाँ होती है, 2 की संख्या में, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। उसी के समान हमें महिलाओं के शरीर में बर्थोनिल ग्रंथियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।